साल के लिए हम लोग का लॉन्ग क्वेश्चन में नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के लिए फैराडे का नियम लिखना है और इसके साथ में स्वप्रेरकत्व एवं अन्योन्य प्रेरकत्व का परिभाषा लिखना है। दो समाक्षीय परिनलिकाओं के लिए अन्योन्य प्रेरकत्व का व्यंजक निकालना है। तो इसमें से हो सकता है कि आपको सिर्फ परिभाषा लिखना पड़े या सिर्फ इसको निकालना पड़े या सिर्फ ये भी हो सकता है कि फैराडे का नियम लिखना पड़े। जो रहेगा उसके अनुसार आंसर देंगे। तो क्वेश्चन जो अभी हम लोग के सामने है उस क्वेश्चन में अगर आप लोग देखेंगे तो सबसे पहले हम लोग को फैराडे का नियम लिखना है। तो हेडिंग दे देंगे फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के लिए फैराडे का नियम। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के लिए फैराडे का नियम। और इसमें विद्युत चुंबकीय प्रेरण के लिए फैराडे का दो नियम है, आप लोग को याद होना चाहिए। तो इस बात को लिख देंगे कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण के लिए फैराडे का दो नियम है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के लिए फैराडे का दो नियम है। देयर आर टू लॉज ऑफ फैराडे फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के लिए फैराडे का दो नियम है। देयर आर टू लॉज ऑफ फैराडे फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसमें पहला नियम जो मेन नियम है वह क्या है, इसमें आप लोग को बताए थे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का कारण बताया गया है। तो यही बात इसमें बताया गया है कि जब किसी कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जब किसी कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जब किसी कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। जब किसी कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। जब किसी कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। When magnetic flux linked with a coil changes, then induced EMF produced in the coil। तो यह पहला नियम हो जाता है। इसके बाद दूसरा नियम में क्या कहा गया है, तो दूसरा नियम में कहा गया है कि यह जो मैग्नेट EMF प्रोड्यूस होता है उसका वैल्यू कितना होता है। तो दूसरा नियम में यह बताया गया है कि चुंबकीय प्रेरण की घटना में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल, चुंबकीय प्रेरण की घटना में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल, चुंबकीय प्रेरण की घटना में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल, चुंबकीय प्रेरण की घटना में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के ऋणात्मक दर के बराबर होता है। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के ऋणात्मक दर के बराबर होता है। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के ऋणात्मक दर के बराबर होता है। तो यह बात लिखा गया है सेकेंड लॉ में। अर्थात में इसको हम लिख सकते हैं कि E जो होता है वह माइनस में होता है N इंटू d∅dt। तो यह फैराडे का दूसरा नियम हो गया। पहला नियम में कारण बताया गया है कि जब कभी मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है उसमें परिवर्तन होगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। और दूसरा नियम में बताया गया है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होता है वह नेगेटिव रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स के बराबर होता है। तो यह दो नियम हो गया। इसके बाद हम लोग को डिफाइन करना है सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन नहीं है, इंडक्टेंस है। ध्यान दीजिएगा, इंडक्शन होगा तो उसका डिफिनीशन कुछ और होगा और इंडक्टेंस होगा तो उसका डिफिनीशन कुछ और होगा। तो सेल्फ इंडक्टेंस का डिफिनीशन देना है और सेल्फ इंडक्टेंस का डिफिनीशन देने के लिए पहले उसका फॉर्मूला लिख लेंगे। फॉर्मूला लिखने से पहले हेडिंग दे देते हैं। सबसे पहले हम लोग हेडिंग दे देते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस यानी स्वप्रेरकत्व। स्वप्रेरकत्व। अब अगर आप लोग ध्यान दे तो स्वप्रेरकत्व का मेन फॉर्मूला याद कीजिए। मेन फॉर्मूला जो सेल्फ इंडक्टेंस का हम लोग लिखे थे वह लिखे थे L इज इक्वल टू होता है N∅I। तो यह मेन फॉर्मूला था और इसी फॉर्मूला से इसका डिफिनीशन निकाले थे। इसका डिफिनीशन क्या निकला था, तो अगर हम I का वैल्यू कर दे 1 एम्पियर, करंट का वैल्यू अगर हम कर दे
1 एम्पियर, करंट का वैल्यू कितना कर दे तो 1 एम्पियर, उस स्थिति में L जो हो जाएगा वह N फाई के बराबर हो जाएगा। यानी जो करंट हम फ्लो कराएंगे, जिस कॉइल में इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस करना है, उस कॉइल में अगर 1 एम्पियर का करंट का परिवर्तन हो तो उस स्थिति में उसके मैग्नेटिक फ्लक्स में जो परिवर्तन होगा उसी को कहा जाता है सेल्फ इंडक्टेंस। तो इसके आधार पर डिफिनीशन बनेगा। डिफिनीशन क्या बनेगा, नीचे लिख देते हैं। यदि किसी कुंडली से प्रवाहित धारा में 1 एम्पियर का परिवर्तन हो, यदि किसी कुंडली से प्रवाहित धारा में 1 एम्पियर का परिवर्तन हो, यदि किसी कुंडली से प्रवाहित धारा में 1 एम्पियर का परिवर्तन हो, यदि किसी कुंडली से प्रवाहित धारा में 1 एम्पियर का परिवर्तन हो तो कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन को, तो कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में हुए परिवर्तन को, तो कुंडली में के चुंबकीय फ्लक्स में हुए परिवर्तन को स्वप्रेरकत्व कहा जाता है। तो कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में हुए परिवर्तन को स्वप्रेरकत्व कहा जाता है। इसी का डिफिनीशन एक और फॉर्मूला से निकलता है जो कि आप लोगों को याद भी होना चाहिए। L बराबर होता है -E डिवाइडेड बाई di/dt। तो इस फॉर्मूला से भी इसका डिफिनीशन निकलता है, लेकिन इसमें di/dt को 1 करके चलेंगे तो जो EMF प्रोड्यूस होता है वह L के बराबर हो जाता है। आप कोई भी डिफिनीशन लिख सकते हैं। तो यह डिफिनीशन हो गया सेल्फ इंडक्टेंस का। इसी तरह अगर हम म्यूचुअल इंडक्टेंस का डिफिनीशन लिखना चाहे तो म्यूचुअल इंडक्टेंस का पहले हेडिंग दे देंगे, म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस यानी अन्योन्य प्रेरकत्व। अन्योन्य प्रेरकत्व। अगर आपको म्यूचुअल इंडक्टेंस का डिफिनीशन बनाना है तो इसके आधार पर पहले M का फॉर्मूला लिखेंगे। और क्या फॉर्मूला लिखेंगे तो M इज इक्वल टू, याद होना चाहिए आप लोग को, N2 φ2 डिवाइडेड बाई I1। सेम वही डिफिनीशन हो जाएगा। सिर्फ क्या लग गया तो पहला कॉइल में जो करंट था उसमें I1 लगा दिए और दूसरा कॉइल के लिए 2 लगा दिए। तो इसमें थोड़ा सा 1-2 का फर्क पड़ जाता है। और इसके आधार पर अगर हम इसमें फिर से वही चीज मान ले, यदि I1 बराबर मान ले 1 एम्पियर, तो उस स्थिति में M बराबर कितना हो जाएगा तो यह हो जाएगा N2 φ2। इसके आधार पर डिफिनीशन उसी तरह का बनेगा, सिर्फ कॉइल का नाम दे देना पड़ेगा। क्या डिफिनीशन बनेगा तो उसी तरह का डिफिनीशन लिखेंगे कि यदि प्राथमिक कुंडली से प्रवाहित धारा में, यदि प्राथमिक कुंडली से प्रवाहित धारा में इफ करंट फ्लोइंग थ्रू फर्स्ट कॉइल, यदि प्राथमिक कुंडली से प्रवाहित धारा में, यदि प्राथमिक कुंडली से प्रवाहित धारा में 1 एम्पियर का परिवर्तन हो, यदि प्राथमिक कुंडली से प्रवाहित धारा में 1 एम्पियर का परिवर्तन हो तो दूसरे कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में हुए परिवर्तन को, तो दूसरे कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में हुए परिवर्तन को, तो दूसरे कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में हुए परिवर्तन को अन्योन्य प्रेरकत्व कहा जाता है। तो दूसरे कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में हुए परिवर्तन को अन्योन्य प्रेरकत्व कहा जाता है। एक चीज और जान लीजिए, इसका SI यूनिट जो होता है क्या होता है तो आप लोग को याद भी होगा। इसका SI यूनिट होता है हेनरी, जिसको H से डिनोट करते हैं। और इसका डायमेंशन क्या होता है तो सेल्फ इंडक्टेंस हो या म्यूचुअल इंडक्टेंस हो, दोनों का यूनिट और डायमेंशन सेम होता है। डायमेंशन कितना होता है तो ml² t-2 I-2। तो इस तरह इसका यूनिट और डायमेंशन लिख सकते हैं, नहीं भी लिखिएगा तो चलेगा। अब आगे इसमें क्या है सो देख लीजिए। क्वेश्चन में क्या था आगे, तो आगे क्वेश्चन में आप लोग को निकालना था 2 कोएक्सियल सोलेनॉइड के लिए मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला, 2 समाक्षीय परिनलिकाओं के लिए अन्योन्य प्रेरकत्व का व्यंजक प्राप्त करना है। उसके लिए क्या करेंगे तो 2 कोएक्सियल कॉइल बनाएंगे और 2 कोएक्सियल कॉइल के लिए मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला निकालना है।
उसके लिए सबसे पहले तो फिगर बनाना पड़ेगा, और फिगर में हम लोग कितना कॉइल बनाएंगे, तो 2 कॉइल बनाएंगे। मान लीजिए कि फिगर में पहला कॉइल इस तरह हम बना रहे हैं, या पहला कॉइल बना रहे हैं, यह पहला कॉइल हो गया, और इसी के ऊपर हम दूसरा कॉइल बनाएंगे। दूसरा कॉइल जो बनाएंगे वह ठीक इसके ऊपर बनाएंगे। तो इस तरह यह दूसरा कॉइल हो गया, और दोनों कॉइल का एक्सिस सेम है। एक्सिस सेम है मतलब दोनों के बीच से जो लाइन गुजारेंगे वह हम लोग सेम लाइन गुजारेंगे। एक्सिस कौन सा है, तो यह जो लाइन जा रहा है यह दोनों का एक्सिस है, जो कि दोनों के लिए सेम है। तो यह कोएक्सियल 2 कॉइल हम लोग के सामने है। पहला जो कॉइल है नीचे में था, ऊपर में दूसरा कॉइल था। दूसरा कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स को मान लेते हैं N2, और पहला कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स को मान लेते हैं N1। आगे हम लोग क्या करेंगे, तो पहला कॉइल में करंट फ्लो कराते हैं I1, और दूसरा कॉइल के मैग्नेटिक फ्लक्स में परिवर्तन होता है कितना, तो N2 तो इसमें करंट जो फ्लो कराएंगे उसको दिखा देते हैं I1। और दूसरा कॉइल में क्या बनेगा, तो दूसरा कॉइल में इंड्यूस्ड करंट बनेगा, और इंड्यूस्ड करंट को दिखा देते हैं I2। अब इसमें हम लोग को करना क्या है, तो फॉर्मूला निकालना है म्यूचुअल इंडक्टेंस का। उसके लिए इसके जो भी रेडियस होगा इसके रेडियस को मान लेंगे R, और इसका जो यहां से यहां तक लेंथ होगा इस लेंथ को मान लेते हैं L। तो अब फिगर के अनुसार अगर हम इसका म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना चाहते हैं, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस का पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला अभी अभी आप लोग देखे थे, N2 डिवाइडेड बाई I1, यह फॉर्मूला था। अब इस फॉर्मूला में अगर हम लोग सोल्व करें तो N2 के बदले N2 है, Φ2 के बदले क्या लिख सकते हैं, तो B2A2 ऐसा लिख सकते हैं Φ2 के बदले, और नीचे में I1 है तो I1 रहेगा। लेकिन इस बात में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो B2 मैग्नेटिक फील्ड है वह पहला कॉइल के कारण होता है। दूसरा कॉइल पर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वह किसके कारण, तो पहला कॉइल के कारण। इसलिए B2 के बदले यहाँ पर जब हम लोग को लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, तो B का फॉर्मूला याद कीजिए। सोलेनॉइड के लिए B का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट NI डिवाइडेड बाई L, यह फॉर्मूला लिखेंगे। लेकिन यह किसके लिए लिखेंगे, तो पहला कॉइल के लिए लेके चलेंगे। इनटू में A2 है तो एरिया तो दोनों का सेम होता है, इसलिए A2 में से सीधा सीधी हम A भी लिख सकते हैं, और नीचे में पहले से कौन है, तो I1 है। ये I1 से I1 हम लोग का कट जाएगा, क्या बचेगा उसको देख लीजिए। तो बच गया हम लोग का, जो भी बच गया उसको लिख लेते हैं, उसी को लिख के सोल्व कर देना है। तो इस तरह M इज इक्वल टू क्या बचेगा, तो M इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट N1 N2 इनटू में रहेगा A डिवाइडेड बाई हो गया L, यह फॉर्मूला हो गया। अब इसमें अगर आप A का वैल्यू भरना चाहे तो A का वैल्यू भर सकते हैं। क्या वैल्यू भरेंगे, तो म्यू नॉट तो है, N1 है, N2 है, A के बदले हम लोग लिख सकते हैं πr², डिवाइडेड बाई क्या है, तो L है। इसको थोड़ा सा और सोल्व करना चाहे तो और भी सोल्व कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन में स्मॉल n दिया हुआ है तो कैपिटल N के बदले हम लोग लिख सकते हैं N इंटू L, 1 है तो 1। इसी तरह N2 के बदले N2 इंटू L लिख सकते हैं, πr² है, नीचे में हो जाएगा L। अब एक L से एक L कटेगा, M का फॉर्मूला हो जाएगा, नया फॉर्मूला क्या होगा, तो म्यू नॉट N1 N2 इंटू में रहेगा πr², और नीचे वाला L तो खत्म हो जाएगा, ऊपर में एक L बच जाएगा। तो अगर स्मॉल n यानी यूनिट लेंथ में नंबर ऑफ टर्न्स दिया हुआ है तो यह फॉर्मूला होता है, और कैपिटल N यानी आपको टोटल नंबर ऑफ टर्न्स दिया हुआ है तो यह फॉर्मूला होता है, इसको भी ले सकते हैं। तो यह 2 कोएक्सियल सोलेनॉइड के लिए मैग्नेटिक का M का फॉर्मूला निकल गया, मतलब म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला निकल गया। बिहार बोर्ड के लिए 12th के फाइनल एग्जामिनेशन का अगला लॉन्ग क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट है, प्रकाश विद्युत प्रभाव से है। क्वेश्चन देख लीजिए, प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है, आइंस्टीन द्वारा इसके प्रायोगिक निष्कर्षों की व्याख्या कीजिए, और प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियमों को लिखना है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है यह लिखना है, और एक्सपेरिमेंटल कंक्लूजन देना है आइंस्टीन्स लॉ का। उसके बाद फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो नियम होता है उस नियम को लिखना है। अब इसमें सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, उसके लिए हेडिंग दे देंगे। हेडिंग क्या देना है, तो सबसे पहले हम लोगों को लिखना है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है। तो इसके लिए हेडिंग दे दिए प्रकाश विद्युत प्रभाव। आप लोग को याद होगा कि प्रकाश विद्युत प्रभाव में क्या होता है,
तो धातु का कोई प्लेट लेते हैं, उस पर प्रकाश किरण आपतित कराते हैं, तो उसमें से क्या निकलता है, तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है। इस फेनोमेना को कहा जाता है प्रकाश विद्युत प्रभाव। इसी को लिख देते हैं। जब किसी धातु प्लेट पर प्रकाश किरण आपतित होती है, जब किसी धातु प्लेट पर प्रकाश किरण आपतित होती है, जब किसी धातु प्लेट पर प्रकाश किरण आपतित होती है, जब किसी धातु प्लेट पर प्रकाश किरण आपतित होती है, तो प्लेट से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है। तो प्लेट से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है। इसी प्रभाव को, तो प्लेट से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है, इसी प्रभाव को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहा जाता है। इसी प्रभाव को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहा जाता है। इसी प्रभाव को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहा जाता है। और आप लोगों को याद होगा इसका खोज आइंस्टीन ने किया था, तो एक लाइन लिख देंगे, इट वाज डिस्कवर्ड बाय आइंस्टीन। इसका खोज आइंस्टीन के द्वारा हुआ था। इसका खोज आइंस्टीन के द्वारा हुआ था। इसके बाद प्रकाश विद्युत प्रभाव का अगर फेनोमेना क्या है लिखना है, तो इसमें आपको फिगर बना के दिखा देना पड़ेगा। फिगर क्या बना लेंगे, तो इस तरह का कोई मेटल प्लेट दिखा देंगे। मान लीजिए कि यह मेटल प्लेट है, यानी धातु का प्लेट है, और इस पर रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होता है, तो यहां से क्या निकलता है, तो इलेक्ट्रॉन निकलता है। तो इधर से लाइट को आता हुआ दिखा देंगे और इलेक्ट्रॉन को निकलता हुआ दिखा देंगे। यह हो गया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब इसी में आगे क्वेश्चन आपको कहा जा रहा है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए आइंस्टीन का समीकरण क्या है, उसको एक्सप्लेन कीजिए। तो आगे हम लोग लिखेंगे आइंस्टीन्स कंक्लूजन। आइंस्टीन्स कंक्लूजन, आइंस्टीन्स कंक्लूजन एंड इक्वेशन, दोनों हम साथ में लिख दे रहे हैं। आइंस्टीन्स कंक्लूजन एंड इक्वेशन फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, यानी प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए आइंस्टीन का निष्कर्ष एवं समीकरण। प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए आइंस्टीन का निष्कर्ष एवं समीकरण। अब इसमें जरा याद कीजिए आइंस्टीन ने क्या कहा था, उस बात को अगर हम लेके चले, तो आइंस्टीन ने कहा था कि जब मेटल प्लेट पर प्रकाश किरण आपतित होती है, तो मान लीजिए कि इसका फोटोन एनर्जी ई है, तो 1 फोटोन एनर्जी जो है वह एक इलेक्ट्रॉन के द्वारा ग्रहण किया जाता है, और इलेक्ट्रॉन जो है इस फोटोन एनर्जी को लेकर पहले सरफेस तक पहुंचता है। उसके बाद अगर उसके पास एनर्जी बच जाता है, तो वह एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के रूप में काम करता है। तो यह बात कहा गया था आइंस्टीन के अनुसार। तो इसी बात को लिख देंगे, आइंस्टीन के अनुसार, अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन, अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन, आइंस्टीन के अनुसार जब किसी धातु प्लेट पर प्रकाश किरण आपतित होता है, जब किसी धातु प्लेट पर प्रकाश किरण आपतित होता है, जब किसी धातु प्लेट पर प्रकाश किरण आपतित होता है, तो एक फोटोन ऊर्जा, तो एक फोटोन ऊर्जा, जब किसी धातु प्लेट पर प्रकाश किरण आपतित होता है, तो एक फोटोन ऊर्जा एक इलेक्ट्रॉन के द्वारा ग्रहण किया जाता है। तो एक फोटोन ऊर्जा एक इलेक्ट्रॉन के द्वारा ग्रहण किया जाता है। इस ऊर्जा का कुछ भाग, इस ऊर्जा का कुछ भाग, इस ऊर्जा का कुछ भाग कार्य फलन के रूप में काम करता है। इस ऊर्जा का कुछ भाग कार्य फलन के रूप में कार्य करता है, तथा बाकी भाग, तथा बाकी भाग गतिज ऊर्जा के रूप में कार्य करता है। इस ऊर्जा का कुछ भाग कार्य फलन के रूप में कार्य करता है, तथा बाकी भाग गतिज ऊर्जा के रूप में कार्य करता है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि इस ऊर्जा का कुछ भाग इलेक्ट्रॉन को धातु पृष्ठ से उत्सर्जित कराता है, तथा बाकी भाग गतिज ऊर्जा प्रदान करता है। अर्थात में हम लोग क्या लिखेंगे, तो अर्थात में लिख सकते हैं कि जो फोटोन एनर्जी आता है वह फाइव नॉट प्लस के बराबर होता है।
इसको अगर आपको आगे बढ़ाने का मन है आगे बढ़ाइए, नहीं बढ़ाने का मन है तो छोड़ भी सकते हैं। तो फाइ नॉट के बदले फॉर्मूला होता है एच न्यू नॉट, इसको लिख देंगे। और ई के बदले फॉर्मूला होता है एच न्यू, ई भी आप लिख सकते हैं। और इसमें से अगर आपका मन है कि हम काइनेटिक एनर्जी को अलग कर ले तो के को अलग करके भी लिख सकते हैं। आपको जिस रूप में लिखना है उस रूप में लिख लीजिए। अगर इसको लेमडा के रूप में लिखना चाहते हैं तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एच सी बाई लेमडा माइनस एच सी बाई लेमडा नॉट। तो अनेकों रूप में इसको लिख सकते हैं। या सबके सब आइंस्टीन का इक्वेशन ही है और आइंस्टीन का कंक्लूजन भी इसी को कहा गया है। अब आगे इसमें आपको क्या लिखना है, तो आगे लिखना है लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आप लोग को याद होगा कि 5 पॉइंट हम बनाते हैं। लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यानी प्रकाश विद्युत प्रभाव का नियम। प्रकाश विद्युत प्रभाव का नियम, प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम में पहला नियम में बताया गया है कि फोटो इलेक्ट्रॉन का इमिशन कब होता है कब नहीं होता है। तो यही बात पहला में है कि फॉर इमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, फॉर इमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स यानी फोटो इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन के लिए, फोटो इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन के लिए, फॉर इमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, फोटो इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन के लिए फोटोन ऊर्जा, फोटोन ऊर्जा कार्य फलन से बड़ा होना चाहिए। फोटोन ऊर्जा कार्य फलन से बड़ा होना चाहिए। फोटोन ऊर्जा कार्य फलन से बड़ा होना चाहिए अर्थात ई बड़ा होना चाहिए फाइ नॉट से। तो यह पहला नियम में कहा गया है। दूसरा नियम जरा याद कीजिए। दूसरा नियम जो है वह काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड है कि काइनेटिक एनर्जी जो है वह फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है। और तीसरा नियम है कि काइनेटिक एनर्जी इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करता है। तो वही चीज लिख देते हैं। दूसरा नियम में कहा गया है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन या इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन, उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन का गतिज ऊर्जा, 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 उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन का गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश के आवृत्ति के समानुपाती होता है। उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन का गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश के आवृत्ति के समानुपाती होता है। मतलब यह हो गया कि आवृत्ति पर निर्भर करता है। उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन का गतिज ऊर्जा जो है वह आपतित प्रकाश के आवृत्ति के समानुपाती होता है। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि आवृत्ति पर निर्भर करता है। तीसरा में लिखेंगे उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन का गतिज ऊर्जा, उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन का गतिज ऊर्जा, उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन का गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश के तीव्रता से स्वतंत्र होता है। आपतित प्रकाश के तीव्रता से स्वतंत्र होता है। उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन का गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश के तीव्रता से स्वतंत्र होता है। मतलब इसको तीव्रता से कोई मतलब नहीं है काइनेटिक एनर्जी को। तो 3 नियम हो गया। चौथा नियम किससे रिलेटेड है, तो चौथा नियम है फोटो इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड। और फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वह डिपेंड करता है इंटेंसिटी पर और फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं करता है। तो चौथा में लिखेंगे प्रकाश विद्युत धारा, प्रकाश विद्युत धारा, प्रकाश विद्युत धारा आपतित प्रकाश के तीव्रता पर निर्भर करता है। प्रकाश विद्युत धारा आपतित प्रकाश के तीव्रता पर निर्भर करता है। फोटो इलेक्ट्रिक करंट डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। और पांचवा में लिखेंगे कि प्रकाश विद्युत धारा, प्रकाश विद्युत धारा, प्रकाश विद्युत धारा आपतित प्रकाश के आवृत्ति पर निर्भर नहीं करता है। प्रकाश विद्युत धारा
आपतित प्रकाश के आवृत्ति पर निर्भर नहीं करता है। प्रकाश विद्युत धारा आपतित प्रकाश के आवृत्ति पर निर्भर नहीं करता है। फोटो इलेक्ट्रिक करंट डज नॉट डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। तो इस तरह इसमें 5 नियम हो गया। फिर से देख लीजिए, ऊपर से फिर से हम लोग देख लेते हैं। इसको थोड़ा बड़ा हो गया, छोटा कर दें। चलिए, ऊपर से अगर हम लोग इसको देखना चाहे तो फिर से इसको देख सकते हैं। क्या क्वेश्चन था जरा देख लीजिए। चलिए आ गया। प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है? तो प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है, इसको हम लोग लिख दिए कि जब किसी धातु प्लेट पर प्रकाश किरण आपतित होता है तो धातु प्लेट से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है। इसी फेनोमेना को कहा जाता है प्रकाश विद्युत प्रभाव। तो इस तरह प्रकाश विद्युत प्रभाव लिख दिए। प्रकाश विद्युत प्रभाव के बाद इसमें कहा गया है कि आइंस्टीन का निष्कर्ष लिखिए। तो आइंस्टीन ने यही दिखाया था कि जब प्रकाश किरण आपतित होता है तो एक फोटोन ऊर्जा जो आता है वह एक इलेक्ट्रॉन के द्वारा रिसीव किया जाता है। इसका कुछ भाग जो है इलेक्ट्रॉन को सतह से इमिट कराता है और बाकी भाग काइनेटिक एनर्जी के रूप में काम करता है। तो इस तरह E इज इक्वल टू हो जाता है फाई नॉट प्लस के। मेन यह बात था। आगे इसमें हम लोग लिखे हैं लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में 5 पॉइंट बनाए हैं। पहला है कि फोटो इलेक्ट्रॉन के इमिशन के लिए E का वैल्यू फाई नॉट से बड़ा होना चाहिए। दूसरा है कि काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है। तीसरा है कि काइनेटिक एनर्जी इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करता है। चौथा है कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो इंटेंसिटी पर डिपेंड करता है। और पांचवा है कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं करता है। तो इस तरह फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया। तो अगला इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हम लोग का है, विद्युत तीव्रता क्या है? एक विद्युतीय द्विध्रुव के अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करें। इंग्लिश में देख लीजिए, इंग्लिश में वही क्वेश्चन है। व्हाट इज इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी? फाइंड एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट ए पॉइंट एट एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड हो या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो, सेम चीज होता है, उसका डिफिनीशन लिखना है। और डाइपोल के कारण एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हम लोग को निकालना है। तो सबसे पहले आंसर में हम लोग हेडिंग दे देंगे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोलते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी बोलते हैं। हिंदी में हो जाएगा विद्युत तीव्रता। विद्युत तीव्रता क्या होता है इसको पहले हम लोग लिखेंगे। और क्या होता है आप लोग याद कीजिए। तो यह होता है इकाई आवेश के कारण जो बल लगता है सो इकाई आवेश पर लगने वाले विद्युतीय बल को, इकाई आवेश पर लगने वाले विद्युतीय बल को, इकाई आवेश पर लगने वाले विद्युतीय बल को विद्युत तीव्रता कहा जाता है। इकाई आवेश पर लगने वाले विद्युतीय बल को विद्युत तीव्रता कहा जाता है। द इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग एट यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। और इलेक्ट्रिक फील्ड हो या इंटेंसिटी हो, यह वेक्टर क्वांटिटी होता है जिसको हम लोग डिनोट किए थे ई से। यह सदिश राशि है, इसे ई से सूचित किया जाता है। अब अगर इसको हम लोग ई से डिनोट करते हैं तो फॉर्मूला इसका क्या बन जाएगा? तो ई बराबर बन जाएगा एफ बाई क्यू। तो अगर डिफिनीशन किसी का पूछता है तो फॉर्मूला लिख देंगे, इसका एसआई यूनिट लिख देंगे तो हो जाएगा न्यूटन बाई कूलम यानी न्यूटन पर कूलम। तो इस तरह इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी हो गया। इसके बाद हम लोग को क्या करना है? तो डाइपोल के कारण यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला निकालना है। उसके लिए हेडिंग दे देते हैं इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकालना है डाइपोल के कारण एक्सिस पर। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल यानी विद्युतीय द्विध्रुव के अक्ष पर विद्युत तीव्रता। विद्युतीय द्विध्रुव के अक्ष पर विद्युत तीव्रता। अगर विद्युतीय द्विध्रुव के अक्ष पर विद्युत तीव्रता निकालना है तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे? तो सबसे पहले डाइपोल बनाएंगे। और डाइपोल में आप लोग को याद होगा दो चार्ज लेते हैं, एक माइनस क्यू लेते हैं और दूसरा प्लस क्यू लेते हैं। नाम दे देते हैं ए और बी। तो इस तरह दो चार्ज ले लिए। दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है इसको हम लोग दिखाते हैं 12 से, जिसमें बीच वाले पॉइंट का नाम अगर ओ कर देते हैं तो ओ से ए तक का डिस्टेंस एल होता है और ओ से बी तक का डिस्टेंस एल होता है।
यहाँ उसके बाद क्या करते हैं, तो सेंटर से स्मॉल आर दूरी पर कोई पॉइंट मानते हैं, पॉइंट को अलग से मान लेते हैं। सेंटर से स्मॉल आर दूरी पर इस तरह कोई पॉइंट मानते हैं, और यह पॉइंट जो होता है इसको मान लेते हैं P, जो कि एक्सिस पर है। अब इस एक्सिस पर जो पॉइंट P है, इस पर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, तो माइनस क्यू के कारण और प्लस क्यू के कारण। अगर प्लस क्यू के कारण मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की ओर है, तो इसको मान लेते हैं EB, और अगर प्लस क्यू के कारण राइट की ओर है तो माइनस वाला जो है उसके कारण हो जाएगा लेफ्ट की ओर, तो इसको मान लेते हैं EA। आगे हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ P पर पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है माइनस क्यू के कारण, उसके बाद प्लस क्यू के कारण, मतलब EA और EB का वैल्यू निकालेंगे, और दोनों का डायरेक्शन जो है वह अपोजिट है, वेक्टर के नियम से जोड़ेंगे। इसके लिए क्या करना होता है, तो डिस्टेंस हम लोग को पता करना होगा। अब डिस्टेंस पता करना होगा तो O से स्मॉल आर, O से P तक का जो डिस्टेंस है इसको मान लिया जाता है स्मॉल आर। अगर आप B से डिस्टेंस नापेंगे तो यह हो जाएगा R माइनस एल, और अगर आप A से डिस्टेंस नापेंगे तो A से उस पॉइंट का डिस्टेंस हो जाएगा R प्लस एल। तो इस तरह तीनों डिस्टेंस को दिखा देते हैं। अब जो कंस्ट्रक्शन है, इस कंस्ट्रक्शन को हम लोग लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन में क्या क्या बनाए हैं उसी को लिख देंगे, और लिखने के बाद कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे। तो पहले कंस्ट्रक्शन लिख देते हैं। कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे, माना एक विद्युतीय द्विध्रुव AB है, माना एक विद्युतीय द्विध्रुव AB है जिसकी लंबाई 2L तथा आवेश क्रमशः माइनस क्यू एवं प्लस क्यू है। एक विद्युतीय द्विध्रुव AB है जिसकी लंबाई 2L तथा आवेश क्रमशः माइनस क्यू एवं प्लस क्यू है। इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर, इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर कोई बिंदु P है। इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर कोई बिंदु P है जहां हमें विद्युत तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर कोई बिंदु P है जहां हमें विद्युत तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके बाद जो डिस्टेंस को माने थे उसको मान लेते हैं। हियर OP इज इक्वल टू कितना है, तो R है। AP कितना था, तो R प्लस एल था, और BP कितना था, तो R माइनस एल था। तो तीनों डिस्टेंस को दिखा दिए। अब आगे पहले फॉर्मूला लिख लेंगे। पहले कि हम जानते हैं E बराबर क्या होता है, तो E बराबर होता है K इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर। इस फॉर्मूला से पहले इलेक्ट्रिक फील्ड A वाले चार्ज के कारण निकालेंगे। तो चार्ज अगर A वाला है तो A का चार्ज लेंगे, और डिस्टेंस भी कहां से नापेंगे, तो A से डिस्टेंस नापेंगे, और किसका, तो P का। स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए। इस तरह EA इज इक्वल टू हो जाएगा K रहेगा, और A का चार्ज माइनस क्यू था, लेकिन डायरेक्शन यहाँ दिखा दिए हैं इसलिए माइनस यहाँ नहीं होगा। और डिस्टेंस कितना है, तो डिस्टेंस A से P का हम लोग निकाल चुके हैं, R प्लस एल। स्क्वायर है तो स्क्वायर। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। फिर निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण, तो B के कारण, और B के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा तो चार्ज लेंगे B का, और डिस्टेंस नापेंगे B से P का, और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। अब ये दोनों RBP का वैल्यू लिख देते हैं, यानी B से P तक का दूरी जो भी है वह भरेंगे, वैल्यू भरेंगे तो EB बराबर कितना हो जाएगा, तो K है, QB मतलब B का चार्ज Q हो जाएगा, और B से P का दूरी था R माइनस एल, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। यह दूसरा इक्वेशन हो गया। अब चूंकि दोनों का डायरेक्शन अपोजिट था तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। अब अगर हम निकालते हैं रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कहिए या रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कहिए, दोनों सेम चीज होता है। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी अगर E निकालना चाहते हैं तो उसके लिए EB में से EA को घटाएंगे, चूंकि डायरेक्शन अपोजिट है। अब डायरेक्शन अपोजिट है तो वैल्यू भर देते हैं। EB का वैल्यू है K इंटू क्यू बाई आर माइनस एल का स्क्वायर, और EA का वैल्यू कितना था, तो Q बाई नीचे में था R प्लस एल का स्क्वायर, K छूट गया, यहाँ पर K भी था। तो EA और EB दोनों का वैल्यू पुट कर दिए। अब इसको सोल्व करना है। सोल्व करने में जो दोनों में होगा उसको कॉमन ले लेंगे, उसके बाद जो मैथमेटिकल प्रोसेस होता है उसके आधार पर हम लोग सोल्व करेंगे।
तो क्या सॉल्यूशन आएगा देख लीजिए। E बराबर क्या होगा, तो K को कॉमन ले लेते हैं, Q को कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पर बचेगा क्या, तो 1/r माइनस एल का स्क्वायर, और माइनस में यहाँ बचेगा 1/r प्लस एल का स्क्वायर। ये दोनों को सोल्व कर देना है। बाहर में जो K Q है उसको रहने देते हैं, अंदर में चलते हैं, अंदर में ये दोनों का स्क्वायर है, दोनों एक साथ आ जाएगा, तो दोनों को एक साथ कर दिए, इसको इससे गुना करेंगे तो यह हो जाएगा r प्लस एल का स्क्वायर, और यह हो जाएगा r माइनस एल का स्क्वायर, इतना हो जाएगा। अब इसको हम आगे बढ़ा दें तो नीचे वाला जो है यह दोनों गुना में है, तो दोनों को एक साथ गुना कर देंगे तो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यह हो गया r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, और पहले से इस पर भी स्क्वायर लगा हुआ है, इस पर भी स्क्वायर लगा हुआ है, तो होल स्क्वायर भी हो जाएगा। ऊपर में चलते हैं a प्लस बी का स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, माइनस में हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, प्लस नहीं माइनस होगा इसमें, तो यहां पर माइनस करना पड़ेगा, माइनस में हो जाएगा 2ab। अब इसमें क्या करेंगे, तो यह जो माइनस है इसको अंदर भेजेंगे, अगर उस माइनस को हम अंदर भेजते हैं तो k है q है, नीचे वाला तो जितना है उतना रहेगा, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ऊपर में चलिए आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl है, माइनस अंदर जाएगा तो माइनस में आर स्क्वायर, और माइनस में आर स्क्वायर, फिर माइनस में ही हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा एल स्क्वायर, और माइनस माइनस प्लस में हो जाएगा 2rl, तो इतना हो जाएगा। अब इतना में अगर आप देखें तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कटेगा, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कटेगा, 2rl और 2rl को गुना कर देंगे तो यह बन जाएगा 4rl। इस तरह अब कितना हो जाएगा, तो E इज इक्वल टू हो जाएगा k रहेगा, Q को ऊपर कर दिए, Q के साथ ले लेते हैं 4rl, और नीचे में हो गया आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसमें एक लाइन और हम लोग बढ़ाएंगे, Q के साथ क्या ले लेंगे, तो Q के साथ अगर हम 12 को ले लें तो बचेगा 2r, नीचे में कौन है, तो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर है। अब आप लोग को याद होगा Q इंटू 12 जो है वह P का फॉर्मूला होता है, तो इसके बदले P बना दिए, नीचे में जितना है उतना लिख दिए, तो यह फॉर्मूला हो गया। एक मेन फॉर्मूला यह होता है जो कि डाइपोल के लिए एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हो गया। अगर हम इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा दें, आगे बढ़ाना चाहे तो क्या करते हैं इसको समझिए। इसमें मान लेते हैं कि यदि एल स्क्वायर वेरी वेरी लेस देन आर स्क्वायर, अगर एल स्क्वायर का मान काफी छोटा हो आर स्क्वायर से तो एल स्क्वायर को हटाया जा सकता है। अगर हम यहाँ पर एल स्क्वायर को हटा देते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला निकलेगा k इंटू ऊपर में हो जाएगा 2pr, और नीचे में इसको हटा दीजिएगा तो r का पावर हो जाएगा 4, एक r से एक r कटेगा, हो जाएगा कितना, तो k इंटू 2p/r³, और यह फॉर्मूला आप लोग को याद होगा। तो डाइपोल के कारण एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है k इंटू 2p/r³। फिर से देख लीजिए इसमें क्या क्या किए हम लोग। सबसे पहले इसमें इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का आपको डिफिनीशन लिखना था। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होता क्या है, तो यूनिट चार्ज पर जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है उसी को कहा जाता है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। इकाई आवेश पर लगने वाले विद्युतीय बल को कहा जाता है विद्युत तीव्रता। तो इस तरह परिभाषा लिख दिए थे, उसका फॉर्मूला लिख दिए, फॉर्मूला हो गया था E इज इक्वल टू F/Q, तो फॉर्मूला लिख दिए थे, और फॉर्मूला लिखने के बाद क्या किए थे, तो इसका यूनिट निकाल दिए थे। अब अगर हमें डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो पहले डाइपोल का फिगर बना लेंगे, डिस्टेंस वगैरह दिखा देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का मेन फॉर्मूला लिखेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड का मेन फॉर्मूला क्या होता है, तो E इज इक्वल टू k इंटू Q/r², यह मेन फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूला से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, पहला चार्ज के कारण फिर दूसरा चार्ज के कारण निकालेंगे, और EB में से EA को घटा देंगे। घटाते हुए हमारा आंसर कितना आ जाएगा देख लीजिए, लगातार घटाते चले गए हैं और घटाते हुए हमारा कितना आंसर आ गया, तो एक फॉर्मूला तो आ गया E इज इक्वल टू k इंटू P इंटू 2r/r² माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, और अगर इसमें से एल स्क्वायर को हटा दिए तब आ गया E इज इक्वल टू k इंटू 2p/r³। तो यह एक्सिस पर फॉर्मूला निकल गया। अब इसी में हम लोग को कभी कभी ये भी पूछ देता है कि डाइपोल के कारण पोटेंशियल निकालिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेगा तो इसको निकालेंगे, कहीं पोटेंशियल निकालने के लिए पूछेगा तो क्वेश्चन को चेंज करना होगा। तो 12th बोर्ड के लिए नेक्स्ट हम लोग का VVI क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक डाइपोल से रिलेटेड। क्वेश्चन है विद्युतीय द्विध्रुव क्या है, विद्युतीय द्विध्रुव क्या है, छूट गया थोड़ा सा, क्या छूटा हुआ है,
विद्युतीय द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव का व्यंजक प्राप्त करें। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है सो आपको लिखना है, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है डाइपोल के कारण किसी बिंदु पर निकालना है। अब इसका अगर हम लोग को डिफिनीशन लिखना पड़े तो सबसे पहले तो डिफिनीशन लिखेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल का, तो हेडिंग दे देंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल यानी विद्युतीय द्विध्रुव। इलेक्ट्रिक डाइपोल यानी विद्युतीय द्विध्रुव। विद्युतीय द्विध्रुव क्या होता है आप लोग को याद होगा, इसमें दो चार्ज लेते हैं, एक प्लस क्यू और एक माइनस क्यू, दोनों को एक दूसरे के नजदीक रखते हैं, तो इसी को कहा जाता है इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इसी बात को लिख देंगे, जब समान परिमाण के दो विपरीत आवेश, जब समान परिमाण के दो विपरीत आवेश, जब समान परिमाण के दो विपरीत आवेश, जब समान परिमाण के दो विपरीत आवेश एक दूसरे के निकट हो, जब समान परिमाण के दो विपरीत आवेश एक दूसरे के निकट हो, तो इसे विद्युतीय द्विध्रुव कहा जाता है। जब समान परिमाण के दो विपरीत आवेश एक दूसरे के निकट हो तो इसे विद्युतीय द्विध्रुव कहा जाता है। When two opposite charges of same magnitude are close to each other, then this is known as electric dipole. इसमें फिगर अगर आप बनाना चाहे तो फिगर बना देंगे। एक चार्ज ले लेते हैं माइनस क्यू, दूसरा चार्ज ले लेते हैं प्लस क्यू, इसका नाम कर देते हैं ए और इसका नाम कर देते हैं बी। दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस दिखा देते हैं, बीच वाले पॉइंट का नाम ले लेते हैं ओ। ओ से एक तरफ का डिस्टेंस एल और दूसरे तरफ का डिस्टेंस एल। इस तरह डाइपोल का टोटल लेंथ हो जाता है 2l। तो यह डाइपोल का हम फिगर बना दिए। अब इस डाइपोल के कारण हम लोग को क्या करना है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहां पर निकालना है, तो एनी पॉइंट पर। एनी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने के लिए फिर से हेडिंग दे देंगे। हेडिंग क्या देंगे, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एनी पॉइंट, किसी बिंदु पर, विद्युतीय द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव। अब इसके लिए क्या करते हैं, तो इसमें आप लोग को हम समझाए थे कि इसमें डाइपोल बनाते हैं, और डाइपोल जो बनाते हैं इस तरह का मान लीजिए डाइपोल बना देते हैं। डाइपोल में कितना चार्ज लेंगे, तो दो चार्ज लेंगे, एक माइनस क्यू और दूसरा प्लस क्यू। दो चार्ज ले लेते हैं, नाम इसका दे देते हैं ए बी, तो नाम दे दिए ए बी। बीच वाले पॉइंट का नाम क्या देते हैं, तो बीच वाले पॉइंट का नाम दे देते हैं ओ। बीच वाले पॉइंट का नाम हो गया ओ। अब यहाँ पर पॉइंट जो लेते हैं थोड़ा हम लोग ज्यादा दूरी पर लेते हैं। इसमें पॉइंट जो लिए थे कुछ ज्यादा दूरी पर लिए थे। यहाँ पर मान लीजिए कि पॉइंट है P। पॉइंट जो P है उसका डिस्टेंस कितना है, तो इसका डिस्टेंस मान लेते हैं R। P पॉइंट का डिस्टेंस कितना मानते हैं, तो R। अब आगे क्या करेंगे, तो P का डिस्टेंस ना पता करेंगे A से, और P का डिस्टेंस पता करेंगे B से। अगर आप A से B से P का डिस्टेंस पता करना चाहे तो P से B को मिलाना पड़ेगा, और अगर A से पता करना चाहे तो A से P को मिलाना पड़ेगा। अगर हम P से B का डिस्टेंस नापना चाहे तो इस तरफ B को मिला देंगे, और A से डिस्टेंस नापना चाहे तो P से किसको मिला देंगे, तो A को मिला देंगे। तो यह डिस्टेंस हो जाएगा। लेकिन इस डिस्टेंस को कैलकुलेट करने में थोड़ा परेशानी होता है, उसके लिए हम लोग थोड़ा और इसमें चेंज करते हैं। क्या चेंज करते हैं, इसको जरा देख लीजिए। क्या चेंज करेंगे, तो यह जो आया हुआ है P से O तक, इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा देंगे, और आगे बढ़ा के यहाँ से परपेंडिकुलर डाल देंगे। यहाँ का एंगल 90 डिग्री दिखना चाहिए। उसी तरह इसको थोड़ा सा पीछे की ओर लेंगे, और पीछे की ओर लेके यहाँ से परपेंडिकुलर डाल देंगे, यहाँ पर दिखना चाहिए 90 डिग्री। यह जो पॉइंट है इसका नाम कर देते हैं C, इसका नाम कर देते हैं D। अब अगर हम P से B तक का दूरी निकालना चाहे तो आप लोग को दिख रहा होगा कि PB और PC दोनों लगभग बराबर है। उसी तरह P से अगर आपको A तक का दूरी पता करना है तो देख लीजिए P से A तक का दूरी और P से D तक का दूरी, यह दोनों बराबर है। तो इस तरह का फिगर हम लोग बना लेंगे,
और फिगर में जो काम किया उस काम को पहले कंस्ट्रक्शन में लिख देंगे। चलिए कंस्ट्रक्शन हम इधर ही लिख देते हैं, आप लोग इसको नीचे लिखिएगा, फिगर बड़ा बनाइएगा, उसके बाद कंस्ट्रक्शन नीचे लिखिएगा। यहां जगह है, हम लिख देते हैं लेट एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ए बी, माना एक विद्युतीय द्विध्रुव ए बी है, माना एक विद्युतीय द्विध्रुव ए बी है जिसकी लंबाई 2l, जिसकी लंबाई 2l तथा आवेश क्रमशः -q एवं +q है, तथा आवेश क्रमशः -q एवं +q है, तथा आवेश क्रमशः -q एवं +q है। इसके मध्य बिंदु O से, इसके मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P है, इसके मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P है, इसके मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P है जो अक्ष के साथ थीटा कोण बनाती है, विच इज मेकिंग, जो अक्ष के साथ थीटा कोण बनाती है, जो अक्ष के साथ थीटा कोण बनाती है। यहां थीटा कोण को हम नहीं दिखाए हैं, दिखा देते हैं। यह वाला जो कोण है यह होता है थीटा, तो एक्सिस के साथ यह थीटा कोण बना रही है, और अगर ऊपर वाला कोण थीटा है तो नीचे वाला भी हो जाएगा थीटा। अब इसमें हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, और कैलकुलेशन में क्या करना है, तो कैलकुलेशन में हम लोग सबसे पहले वैल्यू निकालेंगे इसका OC का, उसके बाद OD का निकालेंगे। उसके लिए दोनों ट्रायंगल में जाएंगे, छोटा वाला में। छोटा वाला ट्रायंगल में अगर हम जाते हैं तो पहले लिख लेते हैं इन राइट एंगल ट्रायंगल OCB, यानी समकोण त्रिभुज OCB में अगर आप चलते हैं समकोण त्रिभुज OCB में, तो OCB में अगर आप जाते हैं तो इसमें लेके चलेंगे cos थीटा को। cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाता है, तो बेस बाई हाइपोटेनस, और बेस यहां पर कौन है, तो OC है, हाइपोटेनस कौन है, तो OB है। इस तरह cos थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा OC, और OB के बदले यह जो वैल्यू होता है यह L होता है, तो OB के बदले हम लोग लिख सकते हैं L। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो OC का वैल्यू निकल जाएगा, और OC का वैल्यू क्या निकलेगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर OC बराबर निकल जाएगा L cos थीटा। तो इस तरह OC का वैल्यू निकाल लिए। इसके बाद फिर इस छोटा वाला ट्रायंगल नीचे वाला में जाएंगे, और नीचे वाला में फिर वैल्यू निकालेंगे किसका, तो OD का। फिर से हम यही बात लिख देते हैं इन राइट एंगल ट्रायंगल ODA, यानी समकोण त्रिभुज ODA में, समकोण त्रिभुज ODA में अगर आप ODA में जाते हैं तो फिर इसमें भी इसी तरह cos थीटा लेके चलेंगे, और cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो OD बाई L, क्रॉस गुना कीजिएगा तो OD बराबर हो जाएगा L cos थीटा। तो हम लोग को वैल्यू मिल गया OC का और OD का। वास्तव में वैल्यू निकालना है कहां से कहां तक, तो P से लेके B तक और P से लेके A तक, यह वैल्यू निकालेंगे। नाउ चूंकि O से P तक, फिगर में आप लोग देखिएगा तो O से P तक का दूरी R है, इसलिए अगर हम A से P तक का दूरी नापे तो P से लेकर A से P तक का जो दूरी होगा वह P से D तक के दूरी के बराबर होगा, और P से D तक जाने के लिए P से O तक जाएंगे और O से D तक जाएंगे। PO का वैल्यू R है और OD का वैल्यू अभी अभी हम लोग निकाले हैं L cos थीटा, तो AP का वैल्यू मिल गया। इसी तरह अगर BP का वैल्यू निकालना होगा तो PC के बराबर होगा, और PC के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो P से O तक जाएंगे और O से C तक जाके उसमें घटा देंगे। फिर से PO का वैल्यू R है और OC का वैल्यू अभी अभी हम लोग निकाले हैं, कितना निकाले हैं, तो L cos थीटा, तो इसके बदले लिख देते हैं L cos थीटा। तो दोनों दूरी निकल गया। दोनों दूरी निकालने के बाद कैलकुलेशन अब इजी है। अब आगे कैलकुलेशन हम लोग को क्या करना है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मेन फॉर्मूला लिखेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मेन फॉर्मूला क्या होता है, तो हम जानते हैं V इज इक्वल टू होता है K इंटू Q बाई R। इस फॉर्मूला से अगर हम V निकालना चाहते हैं A वाला के कारण, तो चार्ज लेंगे A का और दूरी जो नापेंगे A से P तक का नापेंगे। इस तरह VA इज इक्वल टू हो जाएगा K, और इसमें जो है पोटेंशियल जो होता है स्केलर होता है, इसमें डायरेक्शन हम नहीं दिखाए हैं, इसलिए आपको माइनस प्लस लेके चलना पड़ेगा। तो A का चार्ज है -Q, तो -Q रहेगा,
और ए से पी तक का दूरी अभी अभी हम लोग निकाले थे r प्लस एल कॉस थीटा, तो इसको मान लेंगे इक्वेशन 1। अब फिर आगे चलेंगे, Vb का वैल्यू निकालेंगे। Vb का वैल्यू अगर आप निकालना चाहते हैं तो K रहेगा, चार्ज लेंगे B का और दूरी नापेंगे B से P का, यह दूरी नापेंगे। अब इस दूरी में क्या करना है, तो वैल्यू पुट करना है। इसमें क्या करेंगे, तो वैल्यू पुट करेंगे। वैल्यू पुट कर देना है किसका किसका, तो B के चार्ज का। उसके बाद डिस्टेंस का वैल्यू पुट कर देना है। दोनों का वैल्यू अगर हम पुट कर दे तो क्या हो जाएगा, देख लीजिए। Vb इज इक्वल टू हो जाएगा K, इसका वैल्यू Q है और नीचे में इसका वैल्यू हम लोग निकाले थे R माइनस एल कॉस थीटा, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। अब अगर टोटल पोटेंशियल निकालना है, टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी कुल विद्युत विभव, कुल विद्युत विभव अगर हमें निकालना है तो कुल विद्युत विभव V के लिए VA और VB दोनों को जोड़ना पड़ेगा। दोनों को अगर जोड़ना पड़ेगा तो VA का फॉर्मूला अभी अभी हम लोग निकाले हैं, K इंटू माइनस क्यू बाई आर प्लस एल कॉस थीटा, और VB का फॉर्मूला अभी अभी निकला है Q बाई आर माइनस एल कॉस थीटा, कितना निकला है, साथ में K था। फिर जैसे अभी थोड़ा देर पहले इलेक्ट्रिक फील्ड वाला में किए थे वही काम इसमें भी करेंगे। K इंटू क्यू को कॉमन ले लिए, ऊपर में बचेगा 1, नीचे में बचेगा आर प्लस एल कॉस थीटा। फिर प्लस में आ जाइए, एक चीज और, यहाँ -1 बचेगा। फिर प्लस में क्या होगा, तो ऊपर में बचेगा 1, नीचे में बचेगा आर माइनस एल कॉस थीटा, इतना हो जाएगा। अब इसको हम लोगों को सोल्व कर देना है। इसको सोल्व करने के लिए अंदर वाले में चलते हैं। आज दिन भर बोर्ड से काम कर रहे हैं जिसके कारण यह थोड़ा कम काम करने लगा। चलिए कोई बात नहीं है। V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो K है Q है, अंदर में क्या हो जाएगा, तो इसको इससे गुना करेंगे तो माइनस में हो जाएगा R और माइनस एल कॉस थीटा, प्लस में हो जाएगा R प्लस एल कॉस थीटा, इतना हो जाएगा। नीचे में ही दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, इतना हो जाएगा। अब आप लोग देखेंगे तो माइनस आर और यहाँ प्लस आर कट जाएगा, यह माइनस और माइनस प्लस में हो जाएगा एल कॉस थीटा। यानी अंदर वाले को अगर हम सोल्व करें तो ऊपर में क्या बचेगा, तो Q को भी ऊपर ही ले लेते हैं। Q को अगर ऊपर ले लेते हैं तो ऊपर में बचेगा 2L कॉस थीटा, नीचे में क्या बचा हुआ है, तो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, इतना बचा हुआ है। एक लाइन और बढ़ा दे तो Q इंटू 2L इज इक्वल टू होता है P, तो मेन फॉर्मूला हम लोग का आ गया P कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यह मेन फॉर्मूला होता है एनी पॉइंट पर पोटेंशियल का। और इसमें कुछ और अगर बढ़ाना पड़े तो फिर वही बढ़ाएंगे, अगर एल स्क्वायर का मान काफी छोटा हो तो उसको हटाएंगे और उसके साथ में जो होगा उसको भी हटाएंगे। वही चीज लिख देते हैं, इफ एल स्क्वायर वेरी वेरी लेस देन आर स्क्वायर, तो हम किसको हटा सकते हैं, तो एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा को हटाया जा सकता है। अब अगर हम एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा को हटा दे तो V बराबर क्या बचेगा, तो K बचेगा, ऊपर में रहेगा P कॉस थीटा और नीचे में हो जाएगा आर स्क्वायर। तो यह पोटेंशियल का फॉर्मूला निकल गया एनी पॉइंट पर। इस तरह पोटेंशियल निकालिए एनी पॉइंट पर। यह क्वेश्चन जो है यह भी इंपॉर्टेंट है, आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिएगा।